हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटिक्स सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे और इसके आगे छोटे छोटे जो चैप्टर हैं उससे भी मैं कवर करूँगी। तो चलिए एक एक सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला कथन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और दूसरा कथन है, इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। और तीसरा कथन है, 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 2 ईस्वी में जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 मूल कर्तव्य हैं। और मूल रूप से जब जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस से। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। यह मूल कर्तव्य में नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये सभी मूल कर्तव्य में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनावों में मतदान करना। आगे, ये लोक चुनाव में जो मतदान करना है वह वैधानिक अधिकार है। यह संविधान में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्ग को दिया गया है वोट देने का अधिकार, 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है संघीय कार्यपालिका। तो इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें दूसरा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। और तीसरा कथन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और डी में है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
जैसे अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, और अनुच्छेद 60 में कहा गया है राष्ट्रपति का शपथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि वह पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति की योग्यता में है राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष की हो, संसद चुने जाने योग्य योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, तो वही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद निरहर्ता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहर्ता से छूट देता है। और दूसरा कथन है, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं का माना जाएगा। तो इसका सही आंसर है। और तीसरा कथन है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। तो वर्ग में से कौन सा कथन पूछा गया था? तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उक्त व्यवसाय के लिए मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। और दूसरा कथन है, अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई को प्रधानमंत्री के नाम पर लेने की अनुमति दी जाएगी। पूछा गया उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर लोकसभा द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जो कि गलत है। इसके अलावा ये तीनों सही है महाभियोग के संदर्भ में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में वर्णित है और महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है और महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करवाना होता है। ये तीनों सही है महाभियोग के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे KR नारायण, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर बीबी गिरी, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, तो 165 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4, 1, 2, 3। सबसे पहले बने थे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद बने थे बीबी गिरी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर KR नारायण। अगला क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 में दिया गया है, जो कि गलत है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श का उल्लेख 142 में है। इसके अलावा सभी सही है, जिसमें अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में किया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना और अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उपलब्ध न होने या दिवंगत हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की अगर दिवंगत आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पे मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। दूसरा है, राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। तीसरा है, राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद की बैठक स्थगित करना, ये नहीं है। इसके अलावा तीनों है, संसद सत्र को आहूत करना, संसद सत्र का सत्रावसान करना, अध्यादेश लागू करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 लोगों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 80(3) के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331 के तहत। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, ये सही है। दूसरे देशों के साथ समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, ये भी सही है। और भारत में विदेशों के राजदूत की नियुक्ति का अनुमोदन राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसे क्षमादान है, क्षमादान का संबंध पूर्णतः माफ कर देना से है, और परिहार का है सजा की प्रकृति में बदलाव करना। फिर लघुकरण का मतलब होता है क्षमादान का मतलब होता है पूर्णतः माफ कर देना। परिहार का अर्थ होता है दोषी व्यक्ति के सत्ता की मात्रा को कम कर देना, परिहार का अर्थ हो जाएगा। और लघुकरण का अर्थ होता है सजा की प्रकृति में बदलाव करना।
फिर विराम का अर्थ होता है सज़ा पर रोक लगा दिया जाना, और प्रतिलंबन का अर्थ होता है कुछ समय के लिए सज़ा को टालना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक मिलता है। दूसरा कथन है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात को लागू कर सकता है। तो इसमें पूछा गया उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। पहला, युद्ध या ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात राष्ट्रीय आपात कहलाता है। और दूसरा है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है वित्तीय आपात। तो राष्ट्रपति ये तीनों आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपात लगाते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लगाते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 111 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषी वीटो। इसके अलावा ये तीनों वीटो प्राप्त है, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट या जेबी वीटो। अगला क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तीनों सही है। आत्यंतिक वीटो का अर्थ होता है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। जैसे विधायिका द्वारा कोई विधेयक आता है तो वो राष्ट्रपति उसको सुरक्षित रख लेते हैं अपने पास बिल को। और दूसरा निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। और तीसरा है पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा निर्णय नहीं करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति धन विधेयकों को रोक कर रख सकता है। और तीसरा है, परंतु उसे संसद को पुनर्निर्वाचित के लिए लौटा नहीं सकता है। और चौथा और तीसरा कथन है, साधारण धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 201 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पहली बार जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24वां संविधान संशोधन के तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको संसद के समक्ष रखा जाए। पहला है केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों, दूसरा है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, और तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, और चौथा है राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट। जैसे पूछा गया नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी और डॉक्टर जाकिर हुसैन के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, जो कि गलत है। इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध चुने गए। और तीसरा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के साथ मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 65 का संबंध राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति की शर्तें, तो इसका 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 66 निर्वाचक मंडल से संबंधित है। और अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद 64 पदावधि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं होगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो। ये तीनों क्राइटेरिया उपराष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा से विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं जिससे लोकसभा सहमत हो। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामले का सुनवाई करने का अधिकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 71 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3, 5, 4। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बने थे 1962 में। फिर GS पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, वो बने थे 1969 में। उसके बाद बने थे BD जत्ती। BD जत्ती बने थे 1974 में उपराष्ट्रपति।
और ये बने थे 1962 में, और ये गोपाल पाठक बने थे 1969 में। उसके बाद बने थे एम हिदायतुल्ला 1979 में। फिर बने थे आर वेंकटरमन 1984 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि डैश होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 6 माह तक। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 97 में यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। आगे, भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ना कि निर्वाचित। जनता लोग भारत सांसद को चुनते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, जिस मेजोरिटी दल वाले पार्टी को। अगला क्वेश्चन, तो आज हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।